I have CFO of Gadun Textile Mills, Mr. Imran. We will start with the presentation, followed by a question answers session. Mr. Imran, you can start now. जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। और आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज की हमारी जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, अपना टाइम निकाला। तो जैसे थोड़ा बहुत कदूम टेक्सटाइल के बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है इसमें आज के सेशन में जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा हम अपडेट कर देते हैं कि कदूम टेक्सटाइल की हिस्ट्री क्या थी और कब इनकॉर्पोरेट हुई और किस साइज से स्टार्ट किया। ठीक है, स्लाइड कंट्रोल किसके पास है? नेक्स्ट फिर। ठीक है जी, गदून टेक्सटाइल इनकॉर्पोरेट हुई 1988 में। और ये गदून अमजई इंडस्ट्रियल स्टेट था, एक फार फ्लंग एरिया था जिसमें पॉपी कल्टीवेशन होती थी। बट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने वहाँ पर यूनुस ब्रदर्स ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट की थी। और उसके बाद ऑल दो के गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर लिया, बट हमने अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कंटिन्यू की और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। हमने 14,400 स्पिंडल से स्टार्ट किया था और आज हमारी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे तकरीबन 2.25 लाख स्पिंडल्स हैं। Recording in progress. और कराची को अगर हम ऐड करते हैं तो वी हैव अराउंड 380,000 स्पिंडल्स। इसके अलावा वी हैव अ निटिंग डिवीजन है जिसके अंदर वी मेड फिटेड शीट्स, और ये 99% एक्सपोर्ट्स होती हैं, 100% ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट्स होती हैं। प्लस रिसेंटली वी हैव मेड अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन अवर प्रोसेसिंग प्लांट। एक डाइंग का हमने प्लांट इंस्टॉल किया है विद अ कैपेसिटी ऑफ 50 टन्स प्लस, जिसमें निटेड फैब्रिक सारा जो कुछ हमारा इन हाउस जैसे जो निटेड शीट्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। और प्लस इसके अलावा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है हमारी ग्रुप कंपनी की, और इसके अलावा जो कमर्शियल हमारे ऑपरेशन है उसको भी कॉम्प्लीमेंट करता है। मेजर हम अपने बिजनेस को जैसे मैंने बताया 5 लाइंस ऑफ बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्पिनिंग इसमें लार्जेस्ट इसका शेयर है, और इसके बाद निटिंग जो बेडिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो फिटेड शीट्स जो यूजुअली होती हैं, पिलोज होते हैं। इसके अलावा डाइंग का जैसे मैंने बताया प्रोसेसिंग सर्विस है जिसमें डाई है 50 टन्स का। डेयरी का एक बहुत ही इंसिग्निफिकेंट सा पोर्शन है हमारे पास, जो कि हमने स्ट्रेटेजिक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया था कि फ्यूचर में किसी वक्त अगर कोई ऐसा पोटेंशियल इसमें डेवलप होता है और कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरह से एक प्लान था कि शायद पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली लास्ट की जो बजट्स आए हैं उनमें जिस तरह से कॉर्पोरेट फार्मिंग पे टैक्स किया गया है, तो उस वजह से वो इतना अब यूजफुल अपेरेंटली नहीं रहा। तो हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं फर्दर कि किस तरह से हम इसमें से मैक्सिमम अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करें और कैश फ्लो से अपने ओवरऑल बिजनेस को सपोर्ट दे सकें। प्लस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमारी विंड टर्बाइंस मेनली है, और हमारा एक जो LCI लकी कोर इन्वेस्टमेंट है इसमें हमारा 1% है शेयर का। तो वो हमें कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उनके नंबर्स को। स्लाइड्स किसके पास है? निकलिए कंट्रोल। नहीं, पीछे जाएगा ना, आप नीचे देखो, नीचे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं मेनली। जैसे स्पिनिंग में हमारे मल्टीपल टाइप ऑफ यार्न है, जिसमें कॉटन 100% कॉटन भी है, हमारा सिंथेटिक यार्न्स भी होते हैं जिसमें हम अपना इसके अलावा हमारा पॉलिस्टर यार्न भी 100% पॉलिस्टर भी होता है, विस्कोस और एक्रेलिक के साथ ब्लेंड भी हो रहा होता है। और हमारी जो काउंट रेंज है वो 10-12 काउंट सिंगल से लेके हम कोई 100 सिंगल प्लस तक भी बड़ा रेगुलर जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारे प्लांट डिज़ाइन है, वो 200 काउंट तक की भी है। और इसी तरीके से जो निटिंग की प्रोडक्ट्स हैं, बेडिंग प्रोडक्ट्स जो शीट्स हैं हमारी, उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि कुछ हमारी शीट्स होती हैं, इसके अलावा पिलोज हैं, और ये ज़्यादा करके हमारा जो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है इसका वो पार्ट है। कुछ हद तक इसमें रिटेल भी है, बट मोस्टली इसमें इंस्टीट्यूशनल सेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बेस्ट कॉर्पोरेट रिपोर्ट अवार्ड जैसे हमें अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2015 से हर साल कंसिस्टेंटली हमें मिलता रहा है। लास्ट ईयर हमारी फर्स्ट पोजीशन थी, जो इससे प्रीसीडिंग सॉरी लास्ट ईयर हमारी सेकंड पोजीशन थी, उसके प्रीसीडिंग साल हमारी फर्स्ट पोजीशन थी इन टेक्सटाइल सेक्टर। और हम इस पे थ्राइव कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम फर्स्ट पोजीशन को ही किसी तरीके से मेंटेन करें। इसमें हम मेजर
अपनी जितने भी ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स होते हैं, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो, और ओवर एंड अबव जो इसके अलावा भी जो रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, जो हमारी ग्रुप पॉलिसीज़ है, हमारी कॉर्पोरेटाइजेशन की पॉलिसी है, उसको भी हम इसी तरीके से अपनी एनुअल रिपोर्ट में कवर करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने ग्लांस उसका देखा हुआ होगा, हमारी वेबसाइट पे भी वो अवेलेबल है, और फिजिकली भी। फिजिकल तो ऑब्वियसली अब हम नहीं करते, बाय थ्रू सीडीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट हमारी वेबसाइट पे वो फाइनेंशियल्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमें एक ये जो ऑपरेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी का अवार्ड है, वो भी हमें इस साल रिसीव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, हमारा जो जो मेन हमने जो इस वक्त सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, आई एम श्योर सबको अंदाज़ा है इसका, कि वो जो पावर है वो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है। ठीक है ना, आप आपके पास जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो हम लास्ट अगर कोई 800 समथिंग प्लस MMBTU पे थे, और आज हम तकरीबन 4300 4400 के लेवल्स पर हैं, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का हमारा इंक्रीज हुआ इन लास्ट 2 ईयर्स। तो एक सिग्निफिकेंट इसका पार्ट है, ऑल्दो कि हम प्रीवियसली भी अपनी मशीनरी को बहुत अपग्रेड कर रहे होते थे, और हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी होती थी, बट बिकॉज ऑफ द साइज और स्पिनिंग के जो चैलेंजेस अपनी जगह पर थे, उस वजह से हमें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आया था। बट स्टिल हमने इसके अंदर इस साल भी और पिछले सालों में भी सिग्निफिकेंट कैपेक्स किए हैं। और साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा कैपेक्स जो है वो हो रहा है टूवर्ड्स जो ऑल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज हैं, जिसमें हमारी जो ग्रीन एनर्जी है, मेनली सोलर और विंड टर्बाइंस, उसको भी हमने बड़ा फोकस किया हुआ है, क्योंकि उसमें एक्चुअली एक तो हमारी जो सस्टेनेबिलिटी की और ESG की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल हो जाती हैं, और प्लस ये कि आज बहुत ज़्यादा इसका कमर्शियल सेंस भी बनता है। इवन दो कि 100% डिपेंडेंसी इन रिन्यूएबल सेगमेंट्स में नहीं हो सकती, बट स्टिल हम इसका एक अच्छा खासा पोर्शन अपनी बुक्स में ऐड करें, ताकि हमें हाइब्रिड जो हमारी यूनिट कॉस्ट हो, वो इस हद तक रैशनलाइज हो जाए कि हम ग्लोबल और इवन रीजनल प्लेयर्स के साथ भी इसको कॉम्पीट कर सकें। तो ये, जी, अगर हम परसेंटेजेस की बात करते हैं एट अ ग्लांस, तो हम देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स के 9 मंथ्स के हमारे रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे, तो इसमें हमारा GP जो हायर था 9.94 पे था, और वो इस साल भी 9.2 पर आ गया है, तो विच इज़ क्वाइट आई वुड से अप्रिशिएबल है। क्योंकि हमारे इस इन चैलेंजेस में भी हमने अपनी जो रैशनलाइज की है कॉस्ट, जिसके अंदर हमारे HR कॉस्ट को भी हमने काफ़ी हद तक रैशनलाइज किया है, प्लस पावर कॉस्ट का एलिमेंट है, प्लस हमारी जो सेलिंग स्ट्रेटजी है, हमारी जो बाइंग स्ट्रेटजी है, वो हमने बहुत हद तक चेंज की है। तो उसने हमें बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया है, और इस वजह से हमारे जो नंबर्स हैं वो कंपैरेटिवली देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। और अभी भी हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारा जो लास्ट क्वार्टर हो वो भी अच्छा है, ऑल्दो कि वो काफ़ी चैलेंजिंग दिख रहा है, बट स्टिल वी आर होपफुल कि हम उसको अच्छे नंबर्स के साथ क्लोज कर पाएंगे। करंट रेशो हमारा ऑब्वियसली जैसे कि मेनली इसमें डिपेंड करता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, और हमारी मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट होती है वो थ्रू वर्किंग कैपिटल ही हो रही होती है, क्योंकि हमारे पे बैक्स बड़े शॉर्ट होते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म किसी कमिटमेंट्स में नहीं जाते। अदरवाइज के अगर हमें कोई ऐसी सब्सिडाइज रेट मिल जाते हैं, या कोई जैसे रिन्यूएबल के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गई, या लास्ट जैसे LTFF की जो इन्वेस्टमेंट थी उसके थ्रू हुई भी थी, वो हमने लॉन्ग टर्म किया था। अदरवाइज हमारा सारा करंट होता है, तो इसमें हमारे पास रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री होती है, और साथ साथ इसमें से कुछ पोर्शन हमारा ऐसा होता है जो टूवर्ड्स कैपेक्स भी एलोकेट हो जाता है। इन्वेंट्री के नंबर ऑफ टर्नओवर डेज देखें तो वो जैसे मैंने बताया कि हमने काफ़ी हद तक उसको एफिशिएंट किया है। डेटर्स टर्नओवर भी थोड़े से मार्केट कंडीशन को देखते हुए डिटोरिएट किए हैं, बट आई एम श्योर कि हम इंशाल्लाह इसको फिर भी और वापस से अच्छे नंबर्स की तरफ ले आएंगे। EPS और लेवरेज जैसे आप देख सकते हैं कि EPS भी हमारा काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, और कंपैरिजन टू लास्ट 9 मंथ्स अगर देखें तो। जी, जी, जैल साहब शायद कह रहे हैं उनको आवाज़ कम आ रही है। मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं और थोड़ा सा लाउड हो सकता हूँ। आई थिंक कि मैं वैसे तो काफ़ी लाउड हूँ, आई थिंक ऑडिबल भी हूँ। दूसरा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आई एम ट्राइंग कि किसी तरीके से और मैं बेहतर करता हूँ। रेवेन्यू के ट्रेंड्स हमें दिख रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स के, कि जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की, हाईएस्ट टर्नओवर्स की बात कर रहे हैं, GP रेशो है। इसी तरीके से फाइनेंशियल कॉस्ट ने एक हमें बड़ा इस पीरियड में एक्चुअली बड़ा सपोर्ट किया, कॉम्प्लीमेंट किया, कि जो हाईएस्ट एवर फाइनेंशियल कॉस्ट थी हमारे नंबर्स पे, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई। इवन दो कि हमने अपनी जो पिछले साल के नंबर से उसमें भी काफ़ी हाइब्रिड अपने रखा हुआ था, जिसमें हमारे पास कोई FE के एक्सपोजर्स भी थे, और उसके साथ साथ हमारे पास सब्सिडाइज फाइनेंसिंग भी थी, फिर हमने कुछ सोलर फाइनेंसिंग भी ऑब्टेन की थी, रिन्यूएबल फाइनेंसिंग थी वो भी थी हमारे पास, और पिछला जो हमारे पास टफ और LTFF था, तो एक अच्छी बास्केट प्राइस हमें मिल जाती थी। और अब चूंकि फाइनेंशियल कॉस्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई है, तो उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से आई वुड से कि कैप्चर किया है, और उसको हमने कवर किया है।
जी हाँ, सेम इसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स के नंबर्स हैं जिस तरह से लास्ट 5 ईयर्स के हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें कैपेक्स और डिप्रिसिएशन दिख रहा है कि जैसे 2023 में हमने पहले बताया था कि कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी थी कि जो हमने कमिट की थी 21 में, बट चूंकि उस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर ओवरऑल इंडस्ट्रियल बूम था, तो जो डिलीवरी टाइमलाइंस थी वो मोर देन 2 ईयर्स भी थी। तो उसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो रिटायरमेंट जिनकी मेच्योरिटीज़ जो हैं वो मार्च में जाके 23 में जाके आई थी। तो इसलिए हमारा सिग्निफिकेंट कैपेक्स इसमें दिख रहा है, प्लस थोड़ा सा हमने अपना जो प्लांट एक जैसे एडिशन किया था डाई हाउस वाला जिसको हम प्रोसेसिंग प्लांट कहते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट आया है। और अदरवाइज देखें तो हमारे नंबर्स जो हैं वो डिप्रिसिएशन के आसपास हम यूजुअली अपने कैपेक्सेस को प्लान करते हैं। जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जैसे मैंने बताया कि हमारी जो एडिशंस हुई हैं बायोलॉजिकल एसेट्स में, हमारे डेयरी के जितने आपके लाइफ स्टॉक के एसेट्स हैं वो हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हमने वाईएल के अंदर यूनस एनर्जी जो हमारा विंड पावर प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, प्लस लकी कोर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक इन ट्रेड इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। रीज़न इसके कुछ कॉटन को भी हमें प्रोक्योर करना पड़ा। जून में हम बहुत ही ज़्यादा लो लेवल लोअर लेवल्स पे चले गए थे। रीज़न जो मेनली था उसका वो ये था क्योंकि हायर फाइनेंशियल कॉस्ट थी, तो हमने अपने वर्किंग कैपिटल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने के लिए अपने इन्वेंट्री लेवल्स को बिल्कुल मिनिमाइज़ किया हुआ था। प्लस इसके अलावा जो मार्केट कंडीशंस थी जो फिनिश गुड के बैग्स थे वो भी इस वक्त थोड़े से इंक्रीज हुए हैं कि चैलेंजिंग मार्केट है, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो ईएफएस के अंदर जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जो री एक्सपोर्ट के लिए ओरिजिनली होता है, बट वो शायद उस तरह से एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा। तो उसकी वजह से एक मार्केट में ठीक ठाक सप्लाई अवेलेबल है, चीपर रीजनल जो कंपटीशन है उनके पास से, और उसको हम टैकल करने की कोशिश करें। वी आर वेरी मच होपफुल कि जो अभी बजट आ रहा है उसके अंदर ईएफएस की पॉलिसी जो जिस तरह से डिस्कशंस हो रही हैं, तो होपफुली वो इतनी रैशनलाइज हो जाएगी कि उससे काफ़ी हद तक जो है लोकल स्पिनर्स को वो इंशाल्लाह कॉम्प्लीमेंट करेगी और वो सर्वाइव कर सकेंगे। फिर हम आ जाते हैं बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जैसे हमारा जो हमारी मेच्योरिटीज़ आ रही हैं जो हमारा टर्म है उसको जैसे स्लोली ग्रेजुअली वो उसमें से रिड्यूस हो रहा है। प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग जैसे हम देख रहे हैं थोड़ी सी इंक्रीज हुई है क्योंकि इन्वेंट्री लेवल्स बढ़े हैं। ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर कुछ हमारे एक्रूवल्स होते हैं जैसे कि पावर रिलेटेड हैं और इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेस रिलेटेड इसमें एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। जीपी रेशो हमने जैसे ऊपर देखा 9.2 है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली बेहतर है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी हमारा 2 बिलियन का है, जो कि कंस्टिट्यूट करता है अराउंड 3.6 बिलियन। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ऑब्वियसली टैक्सेस का भी है क्योंकि जो सुपर टैक्स है उसकी भी एप्लीकेशन हुई हुई है इसमें, प्लस जो नॉर्मल टैक्सेस हैं उनके भी रेशोज हैं, और डेफर्ड टैक्स का भी कुछ एक इम्पैक्ट है। चैलेंज जैसे मैंने बताया आपको कि मेन हमारा जो इस वक्त फैक्टर है वो पावर रिलेटेड फैक्टर है जिसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का भी एक इम्पैक्ट आता है कि जो कंजम्पशन कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं मशीनरी प्लांट के ऊपर, फिर प्लस सैलरी जो जो ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही होती है। हम वो सारी कॉस्ट को कुछ हद तक हमारी कॉस्ट इंक्रीज करती है, बट हम उसको रैशनलाइज कर रहे हैं, प्लांट्स को ऑटोमेट करके एफिशिएंट करके एनर्जी एफिशिएंसी भी ला रहे हैं, और इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी फर्दर इंप्रूव कर रहे हैं। बट उसके लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपेक्स डेफिनेटली रिक्वायर्ड होता है मशीनरी को अपग्रेड करने के लिए। जिस साइज़ के साथ हम काम कर रहे हैं उस साइज़ में एक बड़ा नंबर कैपेक्स का होता है, और स्पिनिंग की सिचुएशंस को देखते हुए हम बड़ा डेलिकेट डिसीजंस ले रहे हैं कि हमें क्या स्पिनिंग में ही फर्दर एक्सपेंड करना चाहिए या हम वैल्यू एडिड की तरफ जाएं। जी ईएसजी के ऊपर जैसे मैंने बताया हमने काफ़ी काम कर चुके हैं। बोर्ड की भी बड़ी हमारी क्लियर डायरेक्शंस हैं। इसके अलावा जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हम फुलफ़िल करते हैं। हमने ईएसजी की अपनी रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन लास्ट 2 ईयर से बड़ा एग्रेसिवली हम प्रेजेंट करते हैं, और जैसे मैंने बताया कि हम वॉल्टियरली इस चीज़ को एज अ ग्रुप हम समझते हैं कि हमें ये चीज़ प्रेजेंट करनी चाहिए और हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। रीज़न इसके ये सिर्फ एक कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट नहीं है बल्कि शायद आई थिंक कमर्शियल सेंस भी करता है। और आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं अगर इस इन्वायरमेंट को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो लॉन्गर टर्म में जो है आपको शायद ज़्यादा बड़ा उसका डिसएडवांटेज आएगा। सेम इज़ द केस जैसे हमने गैस, जब हमें एक बहुत चीपर सोर्स ऑफ रिसोर्स अवेलेबल था और हमने उसको वेस्ट कर दिया, और आज हम इतनी एक्सपेंसिव गैस और इतनी एक्सपेंसिव एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं कि हम कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे। तो ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं आई थिंक इसको हमें बड़ा रिस्पॉन्सिबली और
बड़ा ड्यू डिलिजेंस के साथ ही यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे लिए फ्यूचर में इसके प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। वाटर की जैसे मिसाल के तौर पर रिक्वायरमेंट्स हैं, अब आज वाटर आपके पास सरप्लस शायद अवेलेबल है, कुछ जगहों पे नहीं है, बट जहाँ पर अवेलेबल है अगर उसको सेंसिबली यूज़ करें तो वो फ्यूचर में भी आपकी उस इंडस्ट्री को, उस जगह को, उस इन्वायरमेंट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से हमने जैसे सोलर के ऊपर हमने काम किया, एसडीजीज। ठीक है, नेक्स्ट कर लें। एसडीजीज की जैसे हम बात करते हैं तो ये हमारे पास जो हमने अपने एसडीजीज टारगेट किए हैं वो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। गुड हेल्थ है, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री इनोवेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड क्लाइमेट एक्शन। इन पर्टिकुलर एसडीजीज के ऊपर हम बड़ा फोकस्ड अपना टारगेट्स रखते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कि हम इन एसडीजीज को कंप्लाइंस करें। जी। पेपर सेविंग की हम बात करते हैं, जिसमें हमने डिजिटलाइज करते हुए सर्टेन नंबर ऑफ पेपर्स, जो पेजेस हैं उनका प्रिंट, उनकी पेपर्स की अपनी कॉस्ट और साथ साथ उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसको रिड्यूस किया है। प्लस हमने वेस्ट हीट प्लांट, अपना वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट लगाया हुआ जो हमारे जनरेटर्स के ऊपर लगता है। उससे हमने काफ़ी हद तक अपनी CO2 की एमिशन को रिड्यूस किया है, ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने पानी जो है उसके ऊपर RO प्लांट्स यूज़ करें तो हमें 1.9 मिलियन गैलन्स का अप्रॉक्सीमेटली हमने सेविंग की है। प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो हमारा ETP प्लांट है जिसमें हैजर्डस डाइज एंड केमिकल्स होते हैं, उसको भी हम इसी तरीके से क्लीन वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। प्लस हमारे पास जो डेयरी के ऊपर जो एनिमल वेस्ट होता है उसको हम रीयूज़ करते हैं, और उससे हम पेपर कप बोर्ड्स बनाते हैं, जो कि एक सॉर्ट ऑफ अ लो फॉर्म ऑफ कार्टन है, और वो एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर यूटिलाइज होता है पर्टिकुलर एरियाज में। तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि वो यूटिलाइज और इन्वायरमेंट को पोल्यूट किए बगैर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करें। ये अगेन हमारी जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, जेंडर डाइवर्सिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मल्टीपल CSR एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, इसमें हमारी इन हाउस टीम्स भी काम करती हैं, हमारी हम लोगों के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, डिफरेंट सोशल जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ, और हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे थे जिसमें ओल्ड हाउस के विजिट्स होते हैं। इसके अलावा एजुकेशन में रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके लोगों को ट्रेन करना, ग्रूम करना, उनको मोटिवेट करना। तो हम ये हमारी टीम इंटरनल और एक्सटर्नल कोलैबोरेशन के साथ हम इस पे कंटिन्यूस काम करते रहते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट्स हैं हमारी। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर जैसे हमारे लिए सबसे बड़ा, मैंने बताया, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा कि जो हमारी एनर्जी कॉस्ट है उसके ऊपर हम कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड हैं कि हम किसी तरीके से अपनी जो ओवरऑल एनर्जी प्राइस है, एनर्जी कॉस्ट है, उसको रिड्यूस करें। उसके हमने कुछ अपने इंटरनल टारगेट सेट किए हुए हैं, और उसको हम इंशाल्लाह होपफुली बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक मीट कर जाएंगे। इसके अलावा जैसे हमने ग्रीन ऑफिस के इनिशिएटिव्स हेड ऑफिस के लिए लिए हुए हैं, बच्चों की स्कूल्स के ऊपर हम काम करते हैं सिटीजन फाउंडेशन के साथ और हमारी डिफरेंट ग्रुप कंपनीज के साथ, उनके ऊपर हमारी बड़ी फोकस्ड है। क्योंकि ये जो एजुकेशन बच्चों को मिल जाती है अगर, तो आई थिंक कि ये फ्यूचर के अंदर आपके पास ज़्यादा बेहतर पोटेंशियल बन के आएगा, ना सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि एज अ कंट्री हमें बड़ा ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे अगर एजुकेशन हमारे पास होगी। हमारे पास यूथ का बहुत बड़ा पोर्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, और हम बड़ा बिलीव करते हैं कि ये जो यूथ है हमें इंशाल्लाह पॉजिटिव पे ऑफ्स के साथ ही मुल्क को आगे लेके चलेंगे। हमने बात की जैसे टैरिफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, लेकिन अभी टैरिफ चूंकि स्टिल इट्स अनसर्टेन है, अभी भी कुछ नहीं पता। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम द US, उसके अंदर भी कुछ कोर्ट्स ने कुछ उसको एक्शन लिया हुआ है, प्लस चाइना की और US की अपनी एक एक वॉर सॉर्ट ऑफ एलिमेंट है, जो ये ट्रेड वॉर है, उसके बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं, किस तरीके से उसको कवर करना है, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट हम अपने आप को हमने इतना डायनेमिकली प्रिपेयर किया हुआ है कि इंशाल्लाह अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम उसको एज सुन एज पॉसिबल टैकल करेंगे, और डाइवर्जन या जो दूसरे डाइवर्सिफाइड ऑप्शन हैं उसकी तरफ हम जाएंगे, तो होपफुली कंपनी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे भी हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि लोकल सप्लाईज का है ईरान की सूरत में, ठीक है ना। बट स्टिल अगर आपके पास सप्लाई बढ़ जाती है, लोकल लोकल प्लेयर्स भी अगर एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, उनकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, तो आपको कंपटीशन मिलता है, प्राइस रिडक्शन का एलिमेंट अपनी जगह पर है। बट साथ साथ ये एक
जो पॉजिटिव साइड पे कुछ हद तक दिख रहा है वो दिख रहा है कि अगर ईएफएस की पॉलिसी, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो उसका रीज़न है कि ईएफएस की यूटिलाइजेशन प्रॉपरली अगर हो जाती है और एज पर कह लें कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो गवर्नेंस हैं, कंप्लाइंसेस हैं, तो आई थिंक उससे बड़ा फ़ायदा हमें मिल जाएगा। जी प्लीज़। जी मैं देख रहा हूँ। जी फराज ने एक सवाल किया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सोल्ड है ये सिग्निफिकेंटली डिक्रीज की है, और उसका क्या रीज़न है। तो एक्चुअली मैंने बताया आपको कि जैसे पावर इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले ब्रेकअप पे आ जाओ। हम्म। ठीक है फराज, एक ऑटो वाला नंबर जो है ना, मैं आपको अभी सिर्फ अपडेट कर देता हूँ। व्हाट इज द करंट कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू कंपनी एंड व्हाट इज द टारगेट रिडक्शन ऑन पर किलोवाट। अभी अप्रोक्सीमेटली हमें अब नंबर्स तकरीबन 35 to 37 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली हमें कॉस्ट करता है, पूरी इसकी जो हाइब्रिड कॉस्ट बनकर आती है। और हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट जो है ना वो कोई 30, बिलो 30 के आसपास को हम टारगेट करें। बट ये इट्स ऑल सब्जेक्टिव एक्चुअली, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो थर्मल बेस का है, गैस बेस का है, जिसकी प्राइसेस जो हैं वो डे टू डे बढ़ रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। तो वो जब तक सर्टेनिटी नहीं आती है, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं हो जाती, उस वक्त तक शायद अ, हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल हम प्राइस को रिडक्शन करने के लिए जो मेजर सोर्स हमारे पास है वो रिन्यूएबल ही है। सोलर का या रिन्यूएबल का जो पोर्शन होता है वो यूजली इतना इफेक्टिव इसलिए नहीं होता कि आपको सर्टेन टाइम्स में ज़ीरो अवेलेबिलिटी होती है, तो आपको इन एनी वे आपको पीछे बैकअप में अपने कोई ना कोई थर्मल या कोई ग्रिड कनेक्टिविटी तो चाहिए होती है। ग्रिड कनेक्टिविटी में भी कुछ, जैसे हमारा एक सेगमेंट है वो जो ग्रिड ग्रिड पे कनेक्टेड है, बट स्टिल उसकी जो क्वालिटी के चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर हैं। उनके वोल्टेज की फ्लक्चुएशन आती हैं, फिर प्लस ये स्टॉर्म वाला जब एलिमेंट आ जाता है या किसी और किस्म का हार्श वेदर कंडीशंस होती हैं, तो वो ग्रिड जो है वो इतना अच्छा उसके अंदर परफॉर्म नहीं कर पाता, और उसमें डिफरेंट किस्म की डिस्टरबेंस आती है। तो जो हमारी ना सिर्फ हमारी जो कंसिस्टेंसी ऑफ सप्लाई है वो इफेक्ट करती है, बल्कि हमारे मशीन के स्पेयर पार्ट्स भी उससे ज़रा डैमेज होते हैं। रीज़न इसके इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन से कुछ कार्ड्स डैमेज हो जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें। What will be the impact to company in case sales tax is also imposed on exporters who are importing under? आई थिंक ये देखें, ये जैसे मैंने कहा कि ये तो प्रिंसिपली हमारी फेवर में जाता है, क्योंकि आज की डेट में जो इम्पोर्टर्स हैं या जो ईएफएस के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वो पूरे का पूरा नंबर शायद उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ लोकल मार्केट में भी आई थिंक कंज्यूम हो जाता है। तो जब आप इस पे सेल्स टैक्स लगा देते हैं तो एक बहुत बड़ा डिटरेंस क्रिएट कर जाएगा। तो आई थिंक वो हमारी फेवर में रहता है, क्योंकि हमारी प्राइस, ठीक है, हमारी प्राइसिंग को कंपैरेटिवली वो सपोर्ट करता है। तो हम समझते हैं कि उससे हमें जो है ना वो बेहतर मिल जाएगा। इम्पोर्टेड कॉटन के ऊपर, विल द ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कॉटन गेट रिलीफ इन बजट। मेरा ख्याल है इम्पोर्टेड कॉटन के ऊपर ड्यूटी तो वैसे भी नहीं है, सिर्फ टैक्सेस है। ड्यूटी तो इम्पोर्टेड कॉटन के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। बट यस, अगर इसके ऊपर सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है तो इसके ऊपर तो वैसे भी एक तरीके से सेल्स टैक्स। अब ईएफएस के ऊपर अगर सेल्स टैक्स लग जाता है तो वो इट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर अस एज वेल, क्योंकि आपकी लोकल जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो इतनी ना कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और उसकी सप्लाईज के भी चैलेंजेस हैं। तो वो प्रॉबेबली वुड बी अ चैलेंज।
जी, मैंने इसका फिजा का जवाब मैंने दिया। एनी व्यूज ऑन बजट प्रपोजल रिगार्डिंग ईएफएस रिमूवल, अभी डेफिनेटली उस पर डिस्कशंस चल रही हैं। एंड आई एम श्योर कि वैल्यू एडेड सेगमेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, जो 100% वैल्यू एडेड है उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगी इससे, अगर जीरो रेटिंग ख़त्म करते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज होती है। बट गवर्नमेंट ने आई थिंक उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी उसकी जो इफेक्ट्स को ज़रा न्यूट्रलाइज करने के लिए कहा है कि जो उसके रिटर्न्स हैं, रिफंड्स जो हैं, वो इमीडिएट बेसिस पे एक्सपोर्ट के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। अगर होपफुली ये कमिटमेंट फुलफिल हो जाती है तो शायद हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा, और वैल्यू एडिट को शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उनका वर्किंग कैपिटल इतना ब्लॉक ना हो। अच्छा, इसके अंदर प्लांट की जो कैपेसिटीज़ हैं वो हमारी ऑलमोस्ट कह लें कि 100% यूटिलाइज होती है। स्पिनिंग के अंदर प्लांट कैपेसिटी, हमारा कोई प्लांट अभी तक बंद नहीं है, 100% मशीनरीज हमारी अप एंड रनिंग है। हम उसको जो अपने काउंट क्वालिटीज़ के साथ उसको मैनेज करते हैं, और उसी तरीके से यूटिलाइजेशन जो है उनकी ऑलमोस्ट 100% ही हो जाती है। डिविडेंड के लिए यस डेफिनेटली, डिविडेंड की हमारी जैसे प्रायोरिटी सबसे पहली सर्वाइवल है, क्योंकि अब इस वक्त जो फाइनेंशियल कॉस्ट थी और जो बिजनेस चैलेंजेस हैं वो बहुत हाई हैं। तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो अपने प्लांट को अपग्रेड करने की थी। उसके अंदर जैसे मैंने आपको दिखाया कि लास्ट हमने ठीक ठाक कैपेक्स किया है, और हम इसको भी कंसिडर कर रहे हैं कि डेफिनेटली जो डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी पिछले 2 साल से नहीं हुई है, तो डेफिनेटली बोर्ड उसको भी देख रहा है। और वो एक प्रपोजल जो हमारी तरफ से बीइंग मैनेजमेंट हमारे नंबर जाते हैं, फिर बोर्ड उस पर डिस्कशन करता है, डेलिब्रेट करता है। तो आई एम श्योर कि जब हमारी एनुअल मीटिंग हो रही होगी उस वक्त बोर्ड उसको देखेगा कि उस वक्त की सिचुएशन क्या है, और उस पर करेंगे। फिलहाल अभी तक हमारा कोई एज सच हमारा कोई बाय बैक का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। जी बिल्कुल, मैंने बताया बायोफ्यूल पे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और लोकल और इम्पोर्टेड का रेशो हमारा तकरीबन आप 60-40 कह सकते हैं, 75, बल्कि 75-25 भी कह सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड कॉटन हमारी ज़्यादा आती है 75% में, और लोकल हमारी कम आती है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा कि आप अगर अगर इस पीरियड में किसी में ज़्यादा आ भी जाती है तो वो उस हद तक कंज्यूम नहीं होती है, वो नेक्स्ट पीरियड में भी फॉलोअप करती है। रिन्यूएबल का शेयर हमारा अच्छा खासा है। आई थिंक हमारा कोई तकरीबन, अगर हम इफेक्टिव जनरेशन कहें तो 12% के करीब हमारा टोटल का, 13 ना 13% हमारा टोटल पे 13% हमारा रिन्यूएबल का शेयर है, जो टोटल कंजम्पशन है पावर की उसके साथ। स्प्लिट का भी एज सच अभी तक कोई हमारी ऐसी कोई इस पर फर्दर डिस्कशंस नहीं हुई है। कॉटन का मैंने जवाब दे दिया। एक्सपेक्टिंग एनी इम्पैक्ट्स ऑफ यूएस टैरिफ का भी मैंने जवाब दे दिया। उसके अलावा अगर कोई चीज़ हो तो काइंडली मुझे बताइए। व्हाट्स स्टेप गदुन टेकिंग टू मेंटेन और ग्रो इट्स मार्केट शेयर एंड द राइजिंग कंपटीशन। जी मैंने बताया जैसे कि हमने अपनी बीएमआर हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। हमने अपनी कैपेसिटीज़ अगर नंबर ऑफ बैग्स में देखें तो हमने वो इंक्रीज़ कर लिया है, 3,80,000 स्पिंडल पाकिस्तान की। आई थिंक अंडर वन नेम लार्जेस्ट स्पिनिंग कंपनी है। प्लस हमारे पास वैल्यू एडिशन के अंदर भी 2 डिवीजन हमने एग्रेसिवली उसके अंदर भी कैपेक्स किए हैं, और उसको भी हम इनहेंस कर रहे हैं। तो वी आर होपफुल के नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह हमारी जो टॉप लाइन है वो करीब 75-80 बिलियन के अराउंड पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, बल्कि पॉसिबली इससे भी हायर, डिपेंडिंग अगर डीवैल्यूएशन होगा तो उसका इम्पैक्ट एक बड़ा होगा। अदरवाइज हम टारगेट कर रहे हैं 75-80 बिलियन डॉलर, 80 मिलियन, 80 बिलियन रुपीस। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है सुलेमान, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, I wanted to ask you, let's stick to English. Firstly, if you look at 9 month results, 2 billion का total profit है, out of which like 1.2 billion is your other income, right? Other income and ICI का जो dividend आता है. So effectively on a 55 billion rupee revenue, the company is literally earned like less than a billion rupees. So why does the management still want to invest in the textile business when the underlying profitability of the business is not to that level? Because अगर आप देखते हैं तो 55 अरब के ऊपर ideally return on equity इस तरह के environment में you should easily on a 10-11% interest rate you should still have a 15% plus ROE, right? On any major or further investment. Obviously I understand textile is not doing well, but why don't you try to do something else or try to improve the capital allocation in your company? थैंक यू सुलेमान, बट इस वक्त की जो करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री है, इज ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न, ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न, अदर देन सीमेंट आई वुड से। ठीक है ना। टेक्सटाइल को अगर आप देखते हैं तो वैल्यू एडिशन में भी सिमिलर पोजीशन इज देयर। अगर आप स्टील देखते हैं तो उधर भी यही प्रॉब्लम No, देयर। sir, looking at your companies like ICI and the others,
they are doing phenomenally well. Actually, ICI has already make a significant diversified progress now. So we are actually in the textile business. ICI previously was also a very diversified business. उनका chemicals भी था, agri भी था, उन्होंने expand किया, pharma भी था. हमारे पास we are in the textile. तो textile में we have already made significant investment towards value addition. अगर if you see our numbers, तो वो numbers के अंदर बहुत So this is my question. Now, my question is, if you look, my question was, why do you still want to invest in the textile business when the underlying profitability of the business, even over a 10-year cycle, it does not really equate to the amount of return on equity which you should be driving from other businesses? No, return on equity would be, I think if you compare with industry, textile की हमारी return on equity would be more or less in line with other industries, ठीक है, other than cement या कोई बहुत ही abrupt, बहुत ही high profit generating companies हैं. Otherwise अगर मैं ये बात करूँ कि textile के अंदर value added they are, ठीक है, and good, तो हमने भी invested in. Size of spinning is too huge to compensate from the value added segment. So this is the reason we are moving towards value addition and not towards the spinning segment. But sir, your group company YTM and the others also have a huge business, right? So there will be a question of internal competitiveness in that business. There is no comparison at all because their product line is totally different than ours. It's completely changed. It's completely So which categories would you be competing in? We are actually into this knitting business, knitted fabric or knitted products business, which textile or Lucky Textile doesn't do. Okay, sir. Two other questions, sir. Sir, so Lucky Foods, does it sell the milk which you guys milk from your cows, or what? How does that work? No, Lucky Food is totally different. It is operating from Karachi and Gadun Amazain, we are selling it. You're selling in which market? You're selling to local players? In the local region only. Okay, and how many cows do you have? We have around 100,000 cows. Okay, and do you want to scale that business, or not as such? Okay, and sir, last question is that I told you that the after this recent changes in the corporate dairy segment, the tax implication on the dairy segment, corporate dairy sides. So it is actually getting more difficulty for us to continue or grow the business. Okay, got it. Thank you for that. So last question is the tax rate. Obviously, the government has changed the taxation for all textile companies, right? So how do you see this impacting the business? Because obviously, jo pehle aap logo ko, you had this benefit of only 1% tax on exports. We will not have that. With the size of Gadun, I think we will remain in the minimum taxation of 1.25. So unless we make a significant, huge one-off profit, so that would impact remain on 1.25% of turnover. Okay, thank you, sir. Thank you, Sriman. Any more questions? Okay, thank you, Abdul Hamid. सर टोटल अगर देखा जाए तो आप लोगों की टोटल डिमांड क्या है पावर की, अगर ये बता सके, और फ्यूल मिक्स। अच्छा देखिए, टोटल जो हमारी डिमांड है वो 16.5 प्लस 25.5 अप्रोक्सीमेटली हमारे दोनों प्लांट्स की रिक्वायरमेंट 42 मेगावाट्स है, ठीक है, और इसके ऊपर बना मिक्स में कितना परसेंटेज आ रहा है। और सर करंट जो गैस की प्राइसेस है उस पे क्या आप गैस पे फ्यूल जनरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे देखिए हमारा तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है रिसेंट पास्ट में, इवन वी हैव मेड अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन वेरी एफिशिएंट जनरेटर्स. 2 years back we made an investment of around 1.51. So that is there already, और उसके लिए we cannot, nobody, even I would say nobody can survive जो कि captive था, and immediately to switch towards grid or any other alternate, it's nearly impossible. तो सर आप लोग का फ्यूल मिक्स इस वक्त क्या है, और करंट जो प्राइस है गैस की कैप्टिव की 3500 प्लस 700 एंड समथिंग एल्स, तो उस पे क्या बनती है प्रोडक्शन कॉस्ट? मैंने बताया जैसे हमारी तकरीबन अगर हम सारे चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो हमारी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 35 to 37 रुपीज़
हाई यूनिट की कॉस्ट करती है हमें थर्मल बेस्ड। ओके। तो सर ये ग्रिड इस वक्त तकरीबन 33-34 की है, तो वो ज़्यादा ये बेहतर नहीं है? 34 अगर आप सोलर 30 सोलर को देखिए, साथ में इंसर्ट करेंगे तो वो 30 से कम हो जाएगी आपकी। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन 34 35 नंबर वन, एक तो ग्रिड की अवेलेबिलिटी अभी तो शुरू हुई है, ठीक है। ये जो लास्ट मंथ की बिलिंग आई है इसमें दे चार्ज 34 35 रुपीज। उसके अंदर भी अगर आप देखें तो देर इज सम एडजस्टमेंट्स एज वेल। तो फ्यूचर में जब तक कोई नोटिफिकेशन क्लियरली नोटिफाई नहीं होता कि इंडस्ट्रियल के क्या रेट्स होंगे, उस वक्त तक शायद वो कहना सर्टेनिटी के साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट। दूसरी चीज के ग्रिड की कनेक्टिविटी सेल्फ जो है, जैसे मैंने बताया कि उसकी क्वालिटी के, उसकी कंसिस्टेंसी ऑफ सप्लाई के, वोल्टेज के वो बड़े चैलेंजेस हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि ग्रिड की कनेक्टिविटी अगर हम कोई भी एंटिटी ने अगर आज लेके रखी हुई है तो इट इट हैज़ टू पे सर्टेन कैपेसिटी पेमेंट्स एज वेल, जो ग्रिड को देनी पड़ती है। तो किसी के पास भी ओवर कैपेसिटी या एक्सेस कनेक्शंस अवेलेबल नहीं थे, तो हमारे पास भी ऑब्वियसली नहीं है। हमारे पास भी सर्टेन लिमिट्स तक हमारे पास ग्रिड कनेक्टिविटी है, एक लोकेशन पर है, एक पर नहीं है। सर तो आपकी ग्रिड स्पिनिंग से, कनेक्टिविटी जी जी। ग्रिड कनेक्टिविटी इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, क्योंकि उसके ओके। क्वालिटी कंसिस्टेंसी के देयर आर सीवियर चैलेंजेस। आई एम श्योर वी मस्ट बी फेसिंग द सेम थिंग कि अभी आप जरा सी गर्मी पड़ी है एंड लोड शेडिंग इज देयर। तो हर जगह पे ये इम्पैक्ट्स हैं, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक वो इतना इम्पेयर्ड है कि वो सीवियर और हार्श वेदर्स को इस तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। तो इवन अदरवाइज इफ सप्लाई इज देयर, ट्रांसमिशन इज अगेन अ चैलेंज। ओके। और सर मैं आपकी कंपैरिजन करूं स्पिनिंग सेगमेंट की, जो 9 मंथ में अभी तक जो आप लोगों ने डेटा दिया है सेल्स का और पीबीडी का, और बाकी कंपनीज का कंपेयर करूं, चाहे वो निशात चूनिया हो जो यार्न अच्छा प्रोड्यूस करती है, या कोहिनूर टेक्सटाइल मिल हो, या गुल अहमद हो, तो आपके मार्जिन काफ़ी हायर साइड पे रहे हैं और बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर में कंपनी रही है। तो उसके क्या क्या रीज़न होंगे जैसे मैंने बताया कि? कि हमने हमने बड़ा डायनेमिकली और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइमली मैनर में हमने अपनी जो सेल्स मिक्स है, हमारी जो रॉ मटेरियल के इनपुट्स हैं वो मिक्स है, पावर का हमारा बहुत हमने क्विक डिसीजंस दिए। जैसे पावर की कॉस्ट बढ़ी हमने, ऑल्दो हम कुछ चीज़ें पहले से फोर्सी कर रहे थे, बट चूंकि गवर्नमेंट पॉलिसी समटाइम्स डिले हो जाती हैं तो इस वजह से हम उस तरह से एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, बट वी वर प्रिपेयर्ड। तो जैसे ही रेट्स बढ़ना शुरू हुए हमने इमीडिएटली उसको कैटर किया। इसी तरीके से जो चैलेंजेस हमें आए, जैसे कि मैंने बताया कि ईएफएस की वजह से काफ़ी चैलेंजेस रहे हमें, उसको भी हमने ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स के साथ डिफरेंट मार्केट्स को टैप करते हुए, मार्केट शेयर को अपना इंक्रीज करते हुए वहां से कैप्चर किए बहुत सारे बिजनेसेस। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि कंपैरेटिवली हमारे जीपीज बेहतर आए। प्लस हमने जैसे मशीनरी या जो इन्वेस्टमेंट्स इन द पास्ट की थी वो हमें पे ऑफ कर रही हैं। एफिशिएंसी में तो डेफिनेटली कर रही है, क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी है, नई मशीनरी है, उनके ऊपर वेयर एंड टेयर भी कम आती है, और प्लस उसकी परफॉर्मेंस और उसकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो भी बेहतर होती है। और सर बाकी एवरेज कॉटन प्राइस सर इस वक्त आपकी क्या होगी, और कॉटन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरे साल की कितनी होती है, ये भी थोड़ा सा बता दें। कॉटन हमारी तकरीबन आप समझे 60,000 टन की अप्रोक्सीमेटली हमारी कॉटन की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, ओके। ठीक है। और और सर कॉटन प्राइस हमारी जो जो मार्केट है उसके इन लाइन है। मीन्स मीन्स 18,000। 18,000 प्लस माइनस जी। ओके ओके। ओके सर, और बाकी सर टैरिफ वगैरह का, सर आपका एक्सपोर्ट आपका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एक्सपोर्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट ही है ज़्यादातर, लेकिन सर क्या आपको मिल रहे हैं मतलब वर्ल्ड वाइड के जो टैरिफ का इम्पैक्ट है, जो 10% जो इस वक्त एप्लीकेबल है पाकिस्तान पे, वो क्या पास ऑन हो गया है? जी मतलब देखें, आप वो लोग। जैसे ही टैरिफ आया था कुछ कस्टमर्स ने जो है उस वक्त जब आया था तो उन्होंने कुछ रिबेट्स कुछ डिस्काउंट्स की बात की थी। कुछ को हमने कैटर किया है, क्योंकि कैपेसिटीज और दूसरी चीज़ें हमें कंटिन्यूएशन में चलानी है। कहीं कुछ जगहों पर हमने रेजिस्टेंस दी है, कुछ जगहों पर हमने दूसरी ऑल्टरनेट मार्केट्स पे काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, ये अभी स्टिल इट्स वेरी अनसर्टेन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, क्योंकि इसका मल्टीपल बिहेवियर्स हैं, डिफरेंट जो ग्लोबल रीजनल चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। कि so बांग्लादेश की एज एन ऑल्टरनेट क्या पोजीशन है, इंडिया की क्या पोजीशन है, प्लस चाइना की क्या पोजीशन है। तो ये इज वेरी अनसर्टेन, बट येस चैलेंजेस इज देयर। आपको पुशबैक आया है फ्रॉम कस्टमर्स और हम उसको समहाउ डील कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसका डेफिनेटली हमें बेयर करना पड़ेगा। और सर again, मतलब एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत सर आपका जो जनरल सेल टैक्स है वो 18% एप्लीकेबल अभी नहीं है, लेकिन जब एप्लीकेबल होगा तो आपको इससे फ़ायदा होगा, जैसे आपने कहा, सही है ना? तो जी अभी भी आपके इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आगे फिर गोइंग फॉरवर्ड हम क्या नहीं, एक्सपेक्ट फायदा करें कि फिर? देखें, एक्चुअली इसमें ये फायदा नहीं होता। एक तो सबसे बड़ा मैंने कहा ना, जैसे कि जो आज हमें जो फायदा हो रहा है वो काफी हमें इसमें एफर्ट करनी पड़ी, हमारी प्रोडक्ट लाइन को हमें बड़ा मैनेज करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि उसके बाद
एक्चुअली देखिए कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आती है उसके बाद इंडस्ट्री जिस तरह से रिएक्ट करती है, बिहेव करती है, वो बड़ा मैटर करता है। तो हमें अपेरेंटली दिख रहा है कि ये जो एक जो बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ ग्रे एरिया है ईएफएस को मिस यूटिलाइज करने वाला, वो आई थिंक इससे काफी हद तक कर्टेल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारा लास्ट क्वार्टर वुड बी क्वाइट चैलेंजिंग, और जैसे मार्च वाला पीरियड में भी हमारा जो लास्ट क्वार्टर यानी कि था 9 मंथ वाला, थर्ड क्वार्टर जो था, वो भी हमारे लिए काफी टफ था, क्योंकि हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट से कुछ चीजें हमारी चल रही थी, तो उसमें हमने काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लिया। बट अदरवाइज ये कि चैलेंजिंग था। वो चैलेंज शायद हमें जो है वो नियर फ्यूचर में दिखता है कि इंशाल्लाह ये इसके बाद कुछ हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर फॉर डिटेल प्रेजेंटेशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको मतलब एज ए शेयर होल्डर उनको क्या मिला, मतलब आप देखें अगर वो और अगर एक रेंज। आप रिपीट कर लेंगे प्लीज आपका सवाल। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आपकी कंपनी में, तो अगर आप उनको देखें तो उनको मतलब क्या मिला। आप जो गडून का जो शेयर है वो तकरीबन रेंज बाउंड एक्टिविटी रही है। आप देखें तो 2014 से, और उसका अगर हम लें तो वो 360 और इसी रेंज में हो रहा है। और आप डिविडेंड भी नहीं देते इतना कोई मतलब आप देखें ना बोनसेस वगैरह कुछ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जो बेचारा लेके बैठा हुआ है तो उसको क्या मिला। जस्ट बुक वैल्यू ही अप्रिशिएट हुई है और ऐसा तो उसको कुछ भी नहीं। अच्छा, इतना इलिक्विड है कि अगर कोई बेचने जाता है कोई खरीदार नहीं होता। तो मैं इस लिहाज से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मिनॉरिटी शेयर होल्डर है तो उसको क्या मिला इन 8-10 सालों में। जी, अच्छा देखिए, हम डिविडेंड तो वैसे देते हुए हैं अदर देन 2 साल आप छोड़ दें, बट अदरवाइज इससे पीछे तो डिविडेंड्स मिल रहे थे, नंबर 1। जी नंबर जी 2 के आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है एक अल्हम्दुलिल्लाह सेफेस्ट कह सकते हैं कि टेक्सटाइल के वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्सटाइल यूनिट के अंदर है, प्लस ग्रोइंग कंपनी है, तो वैल्यू तो उसकी इंक्रीज कर रही है। अब जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो डेफिनेटली कम है इसमें, क्योंकि वो हमें भी समझ में नहीं आता कि जब इतना फ्लोट मार्केट में अवेलेबल है तो इसमें ट्रेड क्यों नहीं होता। तो ये तो शेयर होल्डर जो है वही उस पर जवाब दे सकते हैं कि वो क्यों उसको बेचना नहीं चाहते या खरीदना नहीं चाहते। अदरवाइज हमने तो यहाँ से कोई एक्टिविटी जनरेट नहीं करनी ना, हम तो अपने नंबर्स दे रहे हैं। डिविडेंड का एक एलिमेंट है, देखिए डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जिनकी डिविडेंड यील्ड्स बहुत लो होती हैं, बट इवन अदरवाइज उनकी इक्विटी में काफ़ी हद तक वॉल्यूम्स होते हैं, डिविडेंड उनके ना भी मिल रहे हो तो भी लोग इसमें मतलब ट्रेड करते हैं और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, उनसे उसको फ़ायदा नुकसान भी होता है। तो आई थिंक कि ये तो शेयर होल्डर का सवाल, हमारी तरफ से शेयर होल्डर्स को सवाल बनता है कि आप लोग क्यों नहीं ट्रेड करते। नहीं सर, देखें आप वैसे तो फ्री फ्लोट 30% है, लेकिन जी नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो तकरीबन आप देखें 1 करोड़ से नीचे होना। तो उस हम्म लिहाज से जो है ना वो या तो आप बोनसेस वगैरह दे देते हैं या उससे थोड़ी सी वो एक्टिविटी कम से कम जो जो लेके बैठा हुआ है वो एग्जिट तो मार सके। चले, हम ये पुटअप करेंगे इंशाल्लाह। बोर्ड को हमारी मल्टीपल डिस्कशंस हुई हैं, जी बट जी। अभी तक हमें कोई इसमें कोई सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हम अचीव नहीं कर पाए कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग की माशाल्लाह से तरफ। आप देखिए ना कि बुक वैल्यू आपकी माशाल्लाह से कहाँ पहुंची हुई है, और जी आपकी एलसीआई में भी इन्वेस्टमेंट है। तो उस लिहाज से आप देखें वहां से डिविडेंड्स हर चीज आ रही है। तो सच कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो बेचारा लेके बैठा हुआ है कम से कम वो किसी बेचने जाए तो कोई उसको खरीदार तो मिले। जी जी इवन जी दो कि बिल्कुल। कंपनी अच्छा काम कर रही है, हर चीज अच्छी है। तो इसलिए बिल्कुल मेरी जी, राय है कि ये बात। मैं आपका कमेंट इंशाल्लाह हम इसमें अपने जो बोर्ड की नेक्स्ट मीटिंग होगी और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उन तक भी इंशाल्लाह हम उसको कन्वे इंशाल्लाह। करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। आ जाओ हमीद। So we are going to end the meeting. Thank you all participants for making this session very fruitful and interactive. Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz. Thank you.